गाय। भारत में काफी पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल एनिमल है। गाय हमारी माता है, कौन इसको खाता है? ये गाय के दूध से सोना निकलता है, वास्तव में ये फैक्ट है। एक तरफ उसकी पूजा होती है, गाय का गोबर तक लोग खाते हैं और उसका मूत्र पीते हैं। मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया और गाय के गोबर का रस का उपयोग किया प्रेगनेंसी में। दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए। गायों को बचाना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब बन चुकी है। आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं कि इतनी दर्जन गायों के साथ एक ट्रक पकड़ा गया या फलाने व्यक्ति को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उस पर शक था कि वो काउ स्मगलिंग कर रहा है। जो लोग इन गुंडों के हाथ मारे जा रहे गौ रक्षा के नाम पे, आप उनके लिए क्या करेंगे? इस वीडियो का सवाल बहुत ही सिंपल है। इस पूरे गौ रक्षा आंदोलन से क्या फायदा हो रहा है? इतनी मैन पावर इसमें लग रही है, पैसा लग रहा है, तो कितनी गायें बच रही हैं? कितनी गायें आज भी मर रही हैं? भारत के गौरक्षा आंदोलन का पोस्टमार्टम हम इस वीडियो में करेंगे और उसके पीछे के लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपोज करेंगे। और मैं आपको एक इतना सिंपल फैक्ट बताऊंगा जिसे हमारे नेता और इन्फ्लुएंसर्स इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे यार कितनी ऑब्वियस सी बात है, इनको ये समझ नहीं आता क्या? भारत में वैदिक काल से ही गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उसे प्योर माना गया है क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट्स हम लेते थे, दूध, दही, घी, खाद, वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी थे क्योंकि हमें नहीं पता था आने वाली फसल कैसी होगी, कितनी होगी, या सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हमारे सर्वाइवल का एक अहम हिस्सा थे। तो गायों के लिए इतनी रिस्पेक्ट, इसकी शुरुआत तो यूटिलिटी से ही हुई थी। गायों से हमारे पूर्वजों को बहुत फायदा हुआ और हमने उन्हें माँ का दर्जा दिया। फिर दूध, दही धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल होने लगे। लोग ब्राह्मणों को गाय दान करते थे और इस तरीके से धीरे धीरे गायें प्रैक्टिकल एसेट के साथ एक मॉरल सिंबल भी बन गई। गायों का ख्याल रखना हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन गया और ये सबसे ज्यादा मुस्लिम रूल में देखने को मिला क्योंकि मुस्लिम रूलर्स बीफ खाते थे और हिंदुओं को गाय बचाना थी। इनफैक्ट कई मुस्लिम रूलर्स ने हिंदुओं का सपोर्ट पाने के लिए गौ हत्या पर बैन भी लगाया था। तो कुल मिलाकर गौ रक्षा का कॉन्सेप्ट इस देश में नया नहीं है, हमेशा से रहा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आज से 150-200 साल पहले तक नहीं थे लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और वो फैक्टर्स पूरा खेल बदल देते हैं। उन्हें समझने के लिए मॉडर्न गौ रक्षा पर एक नजर डालते हैं। देश की आजादी के बाद से ही अलग अलग राज्यों में गौहत्या बैन होने लगी। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आज की तारीख में कुल 20 स्टेट्स में काउ स्लॉटर किसी ना किसी लेवल पर बैन है। तो होता यह है कि गायें जहां बैन होती है, यहां से गायें उन स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं जहां उन्हें लीगली मारकर उनका मांस बेचा जा सके। यही काउ स्मगलिंग का धंधा है। कई बार गायें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, पर मेनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। पुलिस इन स्मगलर्स को पकड़ने का काम करती है और पुलिस के अलावा भी हमारे देश में कई ग्रुप्स हैं जो गौरक्षा का ही काम करते हैं, जैसे भारतीय गौरक्षा दल। ये लोग रात को टूल बोट्स पर पहरेदारी करते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं ताकि इलीगल काउ स्मगलिंग को रोक सकें। जो खबरें आप सुनते हो या वीडियो क्लिप्स देखते हो कि इस ट्रक में इतनी गाय पकड़ी गई, वो अक्सर इन्हीं लोगों ने बनाई होती हैं। ये सिर्फ ना हटवा दे। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे, सारे मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। तो मॉडर्न गौरक्षा का ये एक पहलू है, गायों को बचाना, उनकी स्मगलिंग होने से रोकना। और इसी गौरक्षा का दूसरा पहलू है देसी गायों से मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की इंडस्ट्री को बढ़ाना। जैसा हमने डिस्कस किया, दूध हमारे कल्चर में लंबे समय से रहा है, तो दूध और घी को शुद्ध मानना और उसे बढ़ावा देना इस मूवमेंट के लिए जरूरी है। आखिरकार ये सब देसी गायों को बचाने के लिए ही तो हो रहा है। पूरे गौरक्षा मूवमेंट में यही इमेज प्रोपेगेट की जाती है कि दूध पीने वाला व्यक्ति देशभक्त है, वो अपनी गौ माता की रक्षा करेगा और उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। दूसरी तरफ बीफ खाने वाला देशद्रोही है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, गायों को मार कर खाना चाहता है। इस लॉजिक में दूध को खुद की साइड, कॉमनली हिंदू साइड, और बीफ को दुश्मन की साइड पर रख दिया जाता है जो कि कॉमनली मुस्लिम साइड होती है। इसी के चलते फिर मॉब लिंचिंग के भी कई केसेस सामने आते हैं। जैसे कुछ ही महीने पहले नदीम, अकील, अरबाज और कदीम एक लाइसेंस्ड प्रोसेसिंग यूनिट से मांस लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनकी गाड़ी को बीच में रोककर पलटा गया, उसमें से सारा मांस सड़क पर फेंका गया। उन चारों को बेल्ट, रॉड और लाठी से बुरी तरह मारा गया। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि वो गाय का नहीं, भैंस का मांस था। तो मॉडर्न गौरक्षा मूवमेंट में ये सब कुछ हो रहा है और यहीं पर इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट सामने आता है। बिना बछड़ा पैदा हुए
गायों को दूध नहीं आ सकता। और चूंकि दूध को हमने अच्छा बोल दिया है तो मतलब हम चाह रहे हैं कि गायें लाखों की संख्या में पैदा होती रहें ताकि दूध आता रहे, लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि मारकर तो बीफ बनता है ना। आप समझ रहे हो, जो इन्फ्लुएंसर्स और नेता गौरक्षा और गौ प्रेम की बात करते हैं, गायों को मरने से बचाना चाहते हैं, वही लोग डेयरी इंडस्ट्री को और बढ़ाना चाहते हैं। पर डेयरी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो और गायें पैदा होंगी और फिर आप कहोगे कि मारो मत, तो वो जाएंगी कहाँ, उन्हें रखेगा कौन? इस सवाल की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें जानना होगा डेयरी इंडस्ट्री की साइकिल को, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मामला क्या है। दूध के बिजनेस की शुरुआत होती है एक गाय को प्रेग्नेंट करके। जब उसे बच्चा होता है तभी दूध आता है। अक्सर बच्चा होने के 3 महीने बाद उसे फिर प्रेग्नेंट करवा देते हैं ताकि एक तरफ दूध आता रहे और दूसरी तरफ 9 महीने बाद दोबारा बच्चा हो जाए। अब अगर वो मेल है तो वो दूध नहीं दे सकता और वो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम का नहीं है। उससे प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे कसाई को बेच दिया जाए। अगर फीमेल पैदा होती है तो वो इसी प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। कुछ साल तक यही बच्चा पैदा करवाते रहने की, दूध निकालते रहने की प्रोसेस चलती रहती है और फिर जब गाय का शरीर कमजोर होने लगता है और उससे कम दूध आने लगता है तो उस गाय को भी कसाई को बेच दिया जाता है, क्योंकि कम दूध वाले जानवर को रखकर कोई प्रॉफिट नहीं होता और दूध का धंधा प्रॉफिट के लिए किया जाता है, कोई चैरिटी नहीं है ये। इससे क्या पता चलता है? अगर आज आपके पास में 10 गायें हैं, आप 5 साल तक उन गायों को बच्चे पैदा करवाते रहोगे तो आपके पास 50 जानवर हो जाएंगे। और आज आपको मिल रहा है 10 गायों से दूध, लेकिन 5वें साल भी आपको 10 गायों से ही दूध मिलेगा। आज आपको ख्याल रखना पड़ रहा है 20 जानवरों का, लेकिन तब आपको 50 जानवरों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस एक्सप्लेनेशन से क्या पता चलता है? वही भोला भाला गौपालक दूध वाला गायों को कसाई को बेच रहा है। वो बेचेगा नहीं तो गाय उन ट्रक्स में पहुंचेंगी कैसे? स्मगलर्स कोई बंधी हुई गायों को चोरी करके थोड़ी ना ले जाता है। जब दूध वाला उस गाय को बेचता है तभी वो गाय उस ट्रक में जाती है, फिर उसे मारकर उसका मांस बनता है और चमड़ी से लेदर बनता है। अब कुछ लोग होते हैं जो गाय को बेचते नहीं है तो वो उसे खुला छोड़ देता है, जिसमें फिर वो सड़कों पर घूमती रहती है, कचरा और प्लास्टिक खाती है या लोगों के खेतों में घुसती है। दूध की ये साइकिल आज की रियलिटी है। बिना बूढ़े जानवरों को कसाई को बेचे, बिना उन्हें सड़क पर छोड़े, दूध का धंधा प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता, वो चल ही नहीं पाएगा। पर वेट, पहले भी तो गाय पाली जाती थी ना। श्री कृष्ण के समय भी तो लोग गायों का दूध निकाल रहे थे और उन्हें मारते भी नहीं थे। हमें उनके जैसा जीना होगा, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को वापस लाना होगा। यही वो फैक्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि 150-200 साल पहले ये बात उतनी मैटर नहीं करती, पर आज बहुत ज्यादा मैटर करती है। इमेजिन करो एक बड़ा सा रूम है जिसमें 16 लोग हैं। वो कैसे भी रह सकते हैं, कितना ही फैल के सो सकते हैं, कितना ही उछल कूद कर सकते हैं। सब अगर 10-10 गायें भी रखते हैं तो भी 160 गायें हुई, जो कि उस कमरे में आसानी से आ जाती हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उसी साइज का एक और कमरा है, लेकिन उसमें 16 की जगह 800 लोग हैं, 50 गुना ज्यादा। तो क्या वो वैसे ही रह सकते हैं, उतना ही फैल के सो सकते हैं? अगर इस रूम में हर व्यक्ति 10 गाय के बजाय 1 गाय भी रखता है तो भी 800 गायें हो जाएंगी। क्या ये दोनों कमरों के लोग एक जैसा जीवन जी सकते हैं? नहीं। और ठीक यही बात इस धरती पर भी लागू होती है। आज से 2000 साल पहले दुनिया में 16 करोड़ लोग थे, आज 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन पृथ्वी उतनी ही बड़ी है जितनी तब थी। इस बारे में सोच के देखो, हम वैसा नहीं जी सकते जैसा पहले के लोग जीते थे, और हम जितनी कोशिश करेंगे उतनी हमारी हार होगी। पहले के समय जानवरों को जंगल में खुला छोड़ा जा सकता था, आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ है जंगल। हालत यह है कि बाघ जैसे जंगली जानवर गाँवों में घुस रहे हैं क्योंकि जंगल बचे ही नहीं। तो घर से उठाकर गायों को जंगल में छोड़ना तो भूल ही जाओ। पॉइंट मेरा ये कि हम गायों को बचाकर उनका क्या करेंगे? गौशाला एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है ना। पहले गायों को खुला छोड़ सकते थे, अब हम गौशालाओं में रखेंगे। सच कहूँ तो मेरे मन में गौशाला चलाने वालों के लिए और इतनी सारी गायों का ख्याल रखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एनिमल शेल्टर चलाना, इतने जानवरों को खिलाना, इलाज करवाना, अपना पूरा जीवन उसमें लगा देना, ये बहुत बड़ी बात है और सीरियसली इंस्पिरेशनल है। लेकिन कुछ नंबर्स पे गौर करते हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2023 में 24 लाख से ज्यादा गायें मारी गई। इनमें देसी गाय, विदेशी गाय, सांड, बछड़े सब शामिल हैं। 24 लाख हर साल का मतलब हुआ ऑफिशियली भारत में रोज 6500 से ज्यादा गायें मारी जा रही हैं। अभी हमने गैर कानूनी स्मगलिंग की तो बात ही नहीं की है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। और जितने भी राज्यों में गौहत्या पर बैन है वहां 0 लिखा हुआ है कि उस राज्य में तो एक भी गाय नहीं मरी, यानी इलीगली जितनी भी गायें मर रही हैं वो सब 0 कर दिया। तब भी 6500 गायें रोज मर रही हैं।
अब आते हैं गौशालाओं पर। भारत में सबसे बड़ी गौशाला है पटमेड़ा, राजस्थान में। कैसे 8 गायों से शुरुआत होकर आज ये गौधाम विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बन गया है। यहाँ 20,000 से ज्यादा गायें हैं। एक गाय को रखने का दिन का अगर 50 रुपए भी मान लें तो भी रोज के 10 लाख रुपए हो गए। इनके काम और डेडिकेशन को मैं सल्यूट करता हूँ। अब इन दोनों फैक्ट्स को मिलाकर देखो, रोज 6,500 गायें मर रही हैं और भारत की सबसे बड़ी गौशाला में 20,000 गायें हैं। मतलब अगर आप गायों को बचाने की कोशिश करोगे ना तो आपको हर तीसरे दिन पटमेड़ा जितनी बड़ी एक नई गौशाला खोलना पड़ेगी। पुरानी तो सारी चलती रहेंगी, हर तीसरे दिन देश की सबसे बड़ी नई गौशाला खोलो, क्योंकि गायें ही इतनी ज्यादा मारी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ इससे साफ हो गया होगा कि गौशाला सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा आजकल गौशालाएं गौशाला कम और डेयरी इंडस्ट्री ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि वहां पर भी आपने देखा होगा दूध बिकता है और बछड़े पैदा किए जाते हैं। तो वो उस गौशाला में और डेयरी इंडस्ट्री में कोई अंतर ही नहीं रह गया। वो रिटायरमेंट होम नहीं है, वो बस उसी साइकिल को बढ़ाए जा रहे हैं आगे। तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि गायों को मत मारो, गौशालाओं में रखो, तो समझ जाओ कि उसे ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता कि दूध की इंडस्ट्री एक्चुअल में कितनी बड़ी है, कितनी गाय मारी जा रही है, क्या है उसका मैथ्स। फिर से सवाल वही है कि आखिर हम गायों को बचा करके उनका करेंगे क्या, कहाँ रखेंगे? और क्या ये बात हमारे लीडर्स को नहीं पता? जो लोग गौरक्षा आंदोलन में सबसे आगे हैं, क्या उन्हें ये सिंपल सा गणित समझ में नहीं आता? मुझे लगता है उन्हें पता है, और आज से नहीं 60 साल पहले से पता है। जब 1966 में गौहत्या के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो इस पर डिस्कशन के लिए एक कमेटी बैठाई गई, जिसमें आरएसएस के चीफ MS गोलवालकर, पुरी के शंकराचार्य और वर्गीस कुरियन भी शामिल थे। वर्गीस कुरियन है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर। भारत की डेयरी इंडस्ट्री आज जैसी भी है वो इसी व्यक्ति के कारण है। कुरियन अपनी ऑटोबायोग्राफी आई टू हैड अ ड्रीम में इस घटना के बारे में लिखते हैं। मेरा काम था गौहत्या पर किसी भी प्रकार का बैन लगने से रोकना। दूध उद्योग में हमारे लिए जरूरी था कि हम अस्वस्थ गायों को निकालते रहें, ताकि उपलब्ध संसाधनों का स्वस्थ और काम की गायों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैं इतने तक के लिए राजी था कि कोई भी उपयोगी गाय नहीं मरनी चाहिए। इसी बिंदु पर शंकराचार्य और मैं हर बार अटक जाते और जमकर विवाद करते। मैंने उनसे लगातार पूछा, महाराज, क्या आप सभी बेकार गायों को लेकर उनका तब तक ख्याल रखेंगे और उन्हें खिलाएंगे जब तक वो मर नहीं जाती? आप जानते हैं ऐसे नहीं चल सकता। उनके पास मेरे सवाल का कभी कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर गौरक्षा बाय डिजाइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपका मोटिव है कि गाय पैदा होते रहने दो पर मरने मत दो। कैसे रोक लोगे? कोई डेयरी फार्मर बूढ़े जानवर को रखने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उनसे प्रॉफिट नहीं होता। वो इन्हें बेचता है, तभी तो ये मरते हैं। आज की तारीख में गौरक्षा का पूरा आंदोलन और गायों को बचाने का अभियान एक तरीके की अंधी दौड़ है। गायों को मरने से रोको, गायें बचाओ, भारत बचाओ, पर किसी के पास कोई प्लान दिखता नहीं है। कोई नंबर्स की चर्चा नहीं करता कि कैसे डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे पर गायों को मरने भी नहीं देंगे। बस एक धुंधला सा ख्वाब है कि कुछ भी करके गौहत्या रोक दो, और इसके सक्सेसफुल होने का कोई प्लान ही नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, तो इस सब का मतलब क्या है? क्या गायें मरती रहेंगी? गौरक्षा जैसा कुछ नहीं हो सकता और हमें गायों को बचाने की इच्छा छोड़ देना चाहिए? क्या ये एनिमल क्रूरल्टी होती रहेगी? बिल्कुल नहीं। पर इसका मतलब ये जरूर है कि सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल ऐसा है जैसे एक नल खुला है और बहुत तेजी से पानी बह रहा है, और फिर कुछ लोग आकर अपने हाथों से उस पानी को बचाने की कोशिश करते हैं कि पानी वेस्ट ना हो। फिलहाल गौरक्षा आंदोलन यही है। दूध की इंडस्ट्री में गाय पैदा होती जा रही हैं, मरने के लिए बेची जा रही हैं, और फिर उन्हें मरने से कैसे बचाया जाए इस पर डिबेट हो रही है। नल बंद करने की कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर हमें सच में गायों पर होने वाली क्रूरल्टी कम करनी है तो डेयरी इंडस्ट्री को छोटा करना होगा। नल का प्रेशर कम करने का और कोई तरीका नहीं है। डेयरी इंडस्ट्री को छोटा होना ही पड़ेगा। अब ये टास्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री भारत की GDP का एक बड़ा हिस्सा है और करोड़ों लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। इसको रिड्यूस करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, पर ऐसा करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो एनिमल क्रूरल्टी कम हो जाएगी। इसकी चर्चा हम कर ही चुके कि कैसे डेयरी इंडस्ट्री में करोड़ों गाय और भैंसें रोज टॉर्चर की जा रही हैं। दूसरा पॉइंट ये कि डेयरी इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज में भी बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि गाय भैंसों के शरीर में मीथेन गैस निकलती है और दुनिया में सबसे ज्यादा गाय भैंसें भारत देश में ही है। तो डेयरी इंडस्ट्री का साइज कम होने से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। इसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री में जानवरों को रेगुलरली एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उन्हें बीमारी ना हो। जरूरत के बिना भी हेल्दी जानवरों को एंटीबायोटिक्स देने से उनमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं जिन पर उन दवाइयों का असर नहीं होता।
फिर वो बैक्टीरिया इंसानों में आ जाते हैं और इसके कारण 2019 में 10 लाख लोग मर गए। और 2019 से लेकर अब तक ये प्रॉब्लम सुधरी नहीं है और बिगड़ी है, क्योंकि हम एनिमल्स को तो एंटीबायोटिक्स दिए ही जा रहे हैं। फाइनली डेयरी इंडस्ट्री के छोटा होने से दूध और बीफ के कारण होने वाला कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा। गौरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि कम गायें पैदा होंगी। गौशालाओं में जो हैं वो तो रहेंगी, और इसके आसपास ये जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है वो भी नहीं होगी। डेयरी इंडस्ट्री को छोटा करने के लिए पॉलिसी और इंडिविजुअल दोनों लेवल्स पर काम करना होगा। देखो, इस मुद्दे पर नेताओं से तो उम्मीद रखना बेकार ही है, क्योंकि वो एक्चुअल में कुछ बदलाव लाना नहीं चाहते। उनके लिए तो अच्छा होगा कि कंट्रोवर्सी चलती रहे, लोगों में नफरत फैलती रहे और उन्हें वोट्स मिलते रहें। हालांकि डेयरी इंडस्ट्री को छोटा करके किसी दूसरी इंडस्ट्री से रिप्लेस करने के बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। पर्सनल लेवल पर अगर आप एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ हो या आपको लगता है कि गाय भैंसों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। कम से कम सारे गौरक्षकों और गौ प्रेमियों को तो दूध के प्रोडक्ट्स लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री के कारण ही वो गायें उस ट्रक में आई हैं जिस ट्रक को आप रुकवा रहे हो। दुख की बात है कि इसका ठीक उल्टा हो रहा है। वो डेयरी प्रोडक्ट्स को अमृत मानते हैं और उसे और बढ़ाना चाहते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ये समझना कि हर बार जब आपके सामने दूध का ग्लास उठाने या मिल्क के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन आता है, तब आप डिसाइड करते हो कि डेयरी इंडस्ट्री का ये क्रूअल सिस्टम थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा या थोड़ा सा कमज़ोर। जब तक हम ही चेंज नहीं होंगे तब तक बाहर से भी चेंज करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। रही बात एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन की, तो डेयरी इंडस्ट्री के डिस्प्लेस होने पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या आइडियाज़ हो सकते हैं इसे रिप्लेस करने के, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा ये वीडियो।